आज का हमारा चैप्टर है जलवायु परिवर्तन की अवधारणा, जिसके तहत पहला क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट को किसके समान माना जाता है। तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर माना जाता है। एक कार्बन क्रेडिट को 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर माना जाता है। यह एक व्यापार योग्य सर्टिफिकेट या परमिट होता है जो धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक तापन क्षमता के बराबर अन्य हरित गैसों जिनकी मात्रा 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हो उत्सर्जन का अधिकार दे देता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण पत्र है तो आप इसी के बराबर अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर सकते हैं। कार्बन बाजार के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश या कंपनियां उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के चलते प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र, जिसे कार्बन क्रेडिट या सर्टिफिकेट उत्सर्जन कटौती कहते हैं, का क्रय विक्रय कर सकते हैं और इसी को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। कार्बन बाजार को क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में हमें देखना है कि कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा वैश्विक स्तर पर विकिरण या ऊष्मा संतुलन में परिवर्तन हो रहा है और यही परिवर्तन भूमंडलीय ऊष्मन तथा उससे जनित जलवायु परिवर्तन के रूप में विश्व के सामने एक समस्या उत्पन्न कर रहा है। क्षोभ मंडल, जो कि पृथ्वी की सबसे निकट का मंडल है वातावरण में, पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। भूमंडलीय तापन में मुख्य भूमिका जो है ग्रीन हाउस गैसों की होती है, जो सूर्य के द्वारा आने वाली लघु तरंग किरणों को पृथ्वी में आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से जो दीर्घ तरंग विकिरण होता है उसको एब्जॉर्व कर लेती हैं और वातावरण से बाहर नहीं जाने देती हैं, जिससे वातावरण गर्म होता रहता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और जलवाष्प है। ये ओजोन क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली ओजोन है, ना कि समताप मंडल में। और जो ओजोन क्षोभ मंडल में पाई जाती है वो वातावरण के लिए हानिकारक है। ऐसा रिपोर्ट किया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल का पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक उत्सर्जन से समुद्र और अधिक कार्बन को अवशोषित करते हैं, जिससे समुद्र जल की अम्लीयता बढ़ जाती है और अम्लीयता बढ़ने के साथ समुद्र जल का पीएच मान कम होता जाता है। जैसे अम्लीयता बढ़ेगी समुद्र का पीएच मान कम होता जाएगा, मतलब इनमें उल्टा रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखना है कि कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जलवाष्प है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रोजन नहीं होगा। अगर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता तब होता, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन है तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं। ग्रीन हाउस गैसों में CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्वेश्चन में नाइट्रोजन था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है और जलवाष्प है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो अभी इसमें जलवाष्प हमने पढ़ा, मीथेन भी पढ़ा, ओजोन पढ़ा और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में विशालतम सांद्रता है, मतलब किस गैस की वायुमंडल में अधिक सांद्रता है।
तो सबसे अधिक सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की है, CO2, और यह वायुमंडल में 0.003% पाया जाता है। हरित गृह गैसों में वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की है, जो इंडस्ट्रियल क्रांति, औद्योगिक क्रांति के समय से ही तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। इसका प्रमुख कारण जीवाश्म ईंधनों का दहन करना है। ग्रीन हाउस गैसें प्राकृतिक होने के साथ साथ मानव जनित भी होती हैं। प्रकृति होने के साथ मानव जनित होती हैं और मानव जनित कारक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में ज़्यादा योगदान कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति के बाद से। जंगल की आग, ज्वालामुखी प्रक्रिया और औद्योगिकरण तथा आधुनिक जीवन शैली के परिणाम स्वरूप इनकी सांद्रता, जो ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता है, लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए हुए हैं और हमें देखना है कि कौन सा सही होगा। पहला कथन पढ़ते हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता का बढ़ना भूमंडलीय सतही तापमान में वृद्धि का कारण है। यह सही है। अगला ये कारण है। कथन कह रहा है भूमंडलीय तापमान का तात्पर्य भूमंडलीय सतही तापमान में वृद्धि का होना है, और ये कथन है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की व्याख्या भी। क्षोभमंडल में पृथ्वी की सतह यानी भूमंडलीय सतह के करीब के वातावरण में दीर्घकालिक औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके कारण वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में परिवर्तन हो रहा है। सामान्य रूप से वायुमंडल में मानव क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित हरित गैसों में वृद्धि के कारण उत्पन्न तापमान में वृद्धि को वैश्विक तापमान कहते हैं। मानव द्वारा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और तापमान में वृद्धि भी हो रही है, जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता में बढ़ोतरी हो रही है और जिससे अवरक्त विकिरण ज़्यादा अवशोषित होती है। फलस्वरूप भूमंडलीय तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प सबसे अधिक और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। अन्य ग्रीन हाउस गैसों में हमने मीथेन देखा था, नाइट्रस ऑक्साइड देखे थे, फ्लोरिनेटेड गैसें जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC और परफ्लोरोकार्बन PFCS और कार्बन हेक्साफ्लोराइड SF6 और ओजोन प्रमुख हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वैश्विक तापमान में 60% की हिस्सेदारी है और 40% में अन्य गैसें आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं हमें देखना है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है, सही है। यह शुष्क बर्फ बनाती है, ये भी सही है। और यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपभोग भी होता है, ये भी सही है। लेकिन यह एक क्षारीय ऑक्साइड नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है, न कि क्षारीय प्रकृति का। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ, जिसे ड्राई आइस कहते हैं, भी बनाती है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा पाकर ऊर्ध्वपातन की क्रिया से सीधे गैस में बदल जाती है और लिक्विड अवस्था में नहीं आता। कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पतियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में उपयोग करके ऊर्जा बनाई जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वे गैसें जो विकिरण की लघु तरंगों को
अवशोषित करती हैं ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ये गलत हो जाएगा। ये लघु तरंगों को नहीं, दीर्घ तरंगों को अवशोषित करती हैं और पृथ्वी के वातावरण से जाने से रोकती हैं। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ये सही है, 60% के आसपास होता है। तीसरा, समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देती हैं। समताप मंडल में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देती हैं। ये भी सही होगा, आंसर बी हो जाएगा। जबकि क्षोभ मंडल में जो ओजोन होती है वो ग्रीन हाउस गैस में वैश्विक तापमान बढ़ाने में भूमिका निभाती है। ओजोन पर समताप मंडल में पाई जाती है, जहाँ पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती हैं। इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह में नहीं पहुँच पाती। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट करती हैं। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है, लेकिन अब रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि अंटार्कटिका में जो ओजोन होल था उसमें सुधार आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें देखना है कि फसल या जैव मास के अवशेषों को जब जलाया जाता है उसके कारण वायुमंडल में कौन सी गैस निर्मुक्त होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन भी है, ओजोन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है। आंसर डी होगा। एक पत्रिका है इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ अर्थ साइंस, इसके शोध में पता चला है कि फसल या जैव मास जो हम जलाते हैं उसके अवशेषों के दहन से वायुमंडल में नाइट्रोजन की ऑक्साइड NOx, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन, ओजोन आदि गैसें निर्मुक्त हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाद मेघ विरल तकनीकी तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण उपयोग का सुझाव देते हैं। तो यह भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए होता है। दरअसल होता ये है कि जो सल्फेट होता है उसको वायुमंडल में वितरित करने से, अंतःक्षेपण करने से क्या होता है, ये सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देता है। अब जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की वायुमंडल में नहीं आएंगी तो जो है ग्लोबल वार्मिंग कम होने लगेगा। इसलिए यह तकनीक कारगर मानी जाती है, लेकिन अधिक खर्चीली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोवीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है। पहला, ये समुद्री पारितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती है। ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती है। यह इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती है और इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ में मिलावट के रूप में किया जाता है। इसका आंसर ये होगा। दरअसल माइक्रोवीट्स क्या होता है, जो हम कॉस्मेटिक चीज़ें यूज करते हैं वो समुद्र में बहकर चला जाता है और ये माइक्रोवीट्स होती हैं, नैनो पार्टिकल होते हैं, ये समुद्री पारितंत्र को हानि पहुंचाती है। माइक्रोवीट्स, जिसे माइक्रो प्लास्टिक भी कहते हैं, ये प्लास्टिक के अंश या रेशे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। इनका आकार 5 mm से भी कम होता है। इनका उपयोग शैम्पू बनाने में, बेबी बॉडी लोशन में, फेस क्रीम जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। ये अजैव निम्नीकरण होते हैं जिनका अपघटन बहुत देर में होता है, काफ़ी समय लग जाता है। ये सीवर से बहकर सागरों और महासागरों में पहुंच जाते हैं। पर्यावरण में प्लास्टिक की समस्या में वृद्धि करते हैं। ये जल प्रदूषण में वृद्धि करते हैं और इनसे जलीय पारितंत्र अव्यवस्थित हो जाती है। साथ ही अपने छोटे आकार के कारण अपशिष्ट जल का उपचार निस्संदन प्रणाली से भी, यानी RO सिस्टम से भी पार हो जाता है और समुद्री पारितंत्र के लिए हानिकारक माने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में देखना है, कौन सा कथन सही है। जब पहला है मीथेन हाइड्रेट निक्षेप से भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, सही है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अर्ध स्थल के नीचे पाए जाते हैं, ये भी सही है। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये भी सही है। तीनों आंसर सही है, आंसर डी होगा। मीथेन निम्न ताप और उच्च दाब जब प्राप्त करता है तो यह जल के अणुओं से घिरकर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। मीथेन हाइड्रेट की विशाल मात्रा आर्कटिक टुंड्रा यानी उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा और समुद्र अर्धस्थल के नीचे पाई जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस निर्मुक्त हो रही है या निर्मुक्त हो सकती है। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। मीथेन हाइड्रेट को आम बोलचाल की भाषा में फायर आइस कहा जाता है। यह जलती बर्फ भी इसको कह देते हैं क्योंकि यह ज्वलनशील होती है। भारत में मीथेन हाइड्रेट के विशाल भंडार कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्द का उल्लेख किया जाता है। यह अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी है यानी वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। ताप अपघटन अथवा प्लाज्मा गैसीकरण एक नवीन आधुनिक टेक्नोलॉजी है जो अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी के संबंध में है। यह ताप अपघटन पायरोलिसिस तथा प्लाज्मा गैसीकरण में पहले से अधिक स्वच्छ व किफ़ायती ऊर्जा उत्पादन के लिए अपशिष्टों का रिसाइकिल किया जाता है। इससे क्या होता है, ये अपशिष्टों के दहन होने वाले प्रदूषण को कम करने और साथ ही ऊर्जा भी उत्पादित करने में सहायक होता है। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अपशिष्टों को उच्च तापमान पर सीमित ऑक्सीजन की उपलब्धता में गर्म किया जाता है, जिससे इनका ठोस, तरल और गैस में विघटन हो जाता है। इसके बाद इन तरल व गैसीय तत्वों को जलाकर ऊर्जा पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में देखना है कौन से जब नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन होता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला है नदी की लवणता में कमी। बालू खनन से लवणता में कमी नहीं वृद्धि दर्ज की जाती है। दूसरा भौम जल का प्रदूषण, ये सही हो जाएगा। भौम जल स्तर का नीचे चले जाना, ये भी सही हो जाएगा। आंसर 2, 3, 20 सही होगा। नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन से भौम जल का प्रदूषण, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, भौम जल स्तर का नीचे चले जाना, भू कटाव तथा भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं से एक ओर जहां प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर नदी की जैव विविधता भी नष्ट होती है। इससे नदी की लवणता में कमी आए ऐसे लक्षण नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करना देखना है। पहला, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ता हुआ तापमान। हमें कार्बन फर्टिलाइजेशन के तहत देखना है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण महासागरों की बढ़ती हुई अम्लता या जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर जीवधारियों का अनुकूलन। तो कार्बन फर्टिलाइजेशन ये सही होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से
पादप वृद्धि भी बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में जाने से रोककर धरती के अंदर पहुंचाने की विधि को कार्बन निषेचन या कार्बन फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाता है। साथ ही कृषि के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के मानव द्वारा उत्सर्जन के कारण भूमंडलीय तापमान के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु कौन सा संभावित स्थान हो सकता है? कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी, यानी कार्बन को कहाँ हम स्टोर कर सकते हैं? तो परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर में, ये सही है। निःशेष तेल एवं गैस भंडार में, ये भी सही है। भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह में, ये भी सही है। आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के पार बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? पहला, स्थानीय जीवमंडल का नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त हो जाएगा, सही है। विस्तृत प्रवाल का मर जाना, यानी प्रवाल भित्तियों का घटना, ये भी सही है। सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमियाँ स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी, सभी कह रहा, कुछ हो सकती हैं, सभी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर बर्फ़ पिघलेंगे तो नए क्षेत्र कृषि के लिए मिल जाएंगे। वैश्विक तापमान के पूर्व औद्योगिक स्तर के 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ने पर विषुवतीय वर्षा वनों के सवाना में परिवर्तित होने की संभावना है। जो विषुवतीय वर्षा वन है वो हो सकता है कि सवाना वन में तब्दील हो जाए। साथ ही जंगलों में आग की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की जा सकती है। पादपों के सड़ने और अपघटन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, जिससे जैवमंडल कार्बन सिंक से नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। समुद्र तापमान में वृद्धि के कारण कोरल उनके साथ सहजीविता में रह रहे जो शैवाल निष्कासित करने लगते हैं। जब समुद्र के तापमान में वृद्धि हो जाएगी तो जो कोरल रीफ हैं उनके साथ जो जीव सहवास में रहते हैं वो कोरल से निष्कासित होने लगेंगे और कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं अधिक मात्रा में होने लगेंगी, जिससे उनका क्षरण होना तीव्र हो जाएगा। अब कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग जो है जब प्रवाल भित्तियों से शैवाल निष्कासित होने लगते हैं तो उनमें जो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है इनका बस ढेर बचता है। इससे कोरल रंगहीन नज़र आने लगते हैं। इसके पहले ये कलरफुल होते हैं। इस प्रक्रिया को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। और शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाए गए भोजन अब प्रवालों को नहीं मिल पाएगा और प्रवाल कम होना शुरू हो जाएगा या प्रवालों की मृत्यु। जब तापमान में वृद्धि होगी तो आर्द्र भूमियों में कमी आ सकती है, लेकिन उनके स्थायी रूप से लुप्त हो जाने की संभावना नहीं होती। और साथ ही तटवर्ती क्षेत्र डूब जाएंगे, लेकिन शीत कटिबंधों और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में जहां बर्फ़ पिघलती है वहां नई कृषि योग्य भूमि प्राप्त हो जाएगी और वहां खेती की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में कौन से मृदा में कार्बन
संग्रहण में सहायक हो सकता है। कौन सी ऐसी तकनीक है जिससे मृदा में कार्बन को स्टोर किया जा सकता है? तो सबसे उत्तम तकनीक शून्य जुताई है। खेतों को जोतना बंद कर दें, जो कि संभव नहीं है। कार्बन संग्रहण वायुमंडलीय कार्बन को अवशोषित करने की एक विधि है। मृदा कार्बन संग्रहण का एक प्रमुख घटक है। कृषि पद्धतियों में कुछ संशोधन लाकर मृदा को कार्बन सिंक के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसी के तहत एक अवधारणा लाई गई है शून्य जुताई। इसमें फसल उत्पादन के लिए मृदा के छेड़छाड़ की संभावना को कम करता है। इसके अंतर्गत मल्चिंग को भी शामिल किया जाता है, जिसके तहत फसल के अवशेषों को खेत में ही फैला दिया जाता है। यह प्रक्रिया मृदा अपरदन में कमी लाती है, मृदा का संरक्षण के साथ साथ ऊपरी मृदा में कार्बन की मात्रा को बढ़ा देती है और यह विधि कृषि गतिविधियों के दौरान कृषि वन के जलाए जो कृषि उप उत्पाद होते हैं उनके जलाए जाने की संभावना भी कम होती है। शून्य जुताई का कार्बन संग्रहण की एक महत्वपूर्ण कृषि विधि के रूप में जाना जाता है, जबकि कंटूर बंडिंग एंड रिले क्रॉपिंग जो है मृदा में कार्बन संग्रहण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा में वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जल वाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है। गलत हो जाएगा। सौर विकिरण के परावैगनी अंश को अवशोषित करती है, यह भी गलत हो जाएगा। संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित कर लेती है, यह भी गलत हो जाएगा। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है? पहला, कैल्शियम पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, सही है। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, ये भी सही है। कुछ प्राणियों जिनके डिंभक पादप प्लवकीय होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, ये भी सही है। और मेघ बीजन क्लाउड सीडिंग और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। अम्लीकरण से इसका संबंध नहीं। महासागरों में अम्लीयता बढ़ने से महासागरों में पाई जाने वाली कैल्शियम कार्बोनेट की संरचनाओं का विलय होना प्रारंभ हो जाएगा। इससे प्रवाल भित्तियाँ और कैल्शियम पादप प्लवक नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। अम्लीयता में वृद्धि से अनेक प्राणियों में निषेचन और उनके लार्वा का विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। मेघ बीजन की बात करें तो यह वह प्रक्रिया जिसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम और शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में छिड़का जाता है। ये पदार्थ जलग्राही नाभिक की तरह कार्य करते हैं और वायुमंडल की नमी को एकत्रित कर कृत्रिम वर्षा में सहायक होते हैं। अतः मेघ बीजन का संबंध महासागरों के अम्लीकरण से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उनमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं पाई जाती। कार्बन की बात कर रहा है, क्योंकि कारण क्या है? यह बाह्य समतापमंडल में पलायन कर जाता है, नहीं। यह समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, यह सही हो जाएगा। और ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं, ये भी गलत होगा। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखना कौन सा कथन गलत है। पहला, कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में की गई थी, ये सही है। ये 1997 को। नेक्स्ट कह रहा है, कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदान की जाती हैं जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाकर उसे उत्सर्जन के नीचे ला चुके होते हैं, ये भी सही है। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही
वृद्धि पर अंकुश लगाना है, ये भी सही है। और लास्ट है कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी यूनेप के द्वारा समय समय पर नियत मूल्य के आधार पर किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। हम लोगों ने UNFCCC के तहत क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट को अपनाया था, इसलिए चौथा गलत हो जाएगा। UNFCCC के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एनेक्स फर्स्ट देशों को हरित गृह गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक अतिरिक्त उपाय प्रस्तावित किया गया था, यही कार्बन क्रेडिट कहलाता है। कार्बन क्रेडिट उन देशों या ग्रुप को दिया जाता है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के निर्धारित अंश जितना निर्धारण किया गया है कार्बन के उत्सर्जन से, उससे कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं, उनको इसका क्रेडिट सर्टिफिकेट दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना। साथ ही कार्बन क्रेडिट एक व्यापार का एक मैकेनिकल प्रक्रिया है जो देशों को आपस में कानूनी अनुबंधित रूप से उत्सर्जन लक्ष्य के तहत उत्सर्जन छूट की खरीद बिक्री की अनुमति प्रदान की जाती है। वर्तमान में यूरोपीय एक्सचेंज में वायदा अनुबंधों के तहत कार्बन क्रेडिट का सक्रिय रूप से व्यापार किया जा रहा है। भारत भी कार्बन क्रेडिट का व्यापार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है कौन सही सुमेलित है। एक तरफ कथन है और दूसरी तरफ कारण है। पहला, अम्लीय वर्षा विभिन्न देशों के मध्य एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कारण, प्रदूषक हवाओं के माध्यम से उड़कर उत्पादक देश से प्रभावित देश में चले जाते हैं। तो ये कथन सही है और उसका कारण भी सही है। दूसरा है, हरित गृह प्रभाव हमारे जीवन के लिए आवश्यक है लेकिन मानवीय क्रियाकलापों के कारण इसकी अधिकता हो रही है। ये कथन है। कारण क्या है? हरित गृह प्रभाव के बिना पृथ्वी एक ठंडा स्थल बन जाती है जहाँ जीवन संभावना होता। तो ये कथन और कारण दोनों सही है। अगला है, विकसित देश हरित गृह गैसों में कटौती के अपने उत्तरदायित्व से इनकार नहीं कर सकते। ये कारण क्या है? ऐतिहासिक दृष्टि से पारिस्थितिकी संतुलन को अव्यवस्थित करने के लिए वे उत्तरदायी हैं। तो ये भी सही है। इसका कथन और कारण दोनों सही हैं, सभी सही। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हरित गृह प्रभावों की सर्वोत्तम व्याख्या करता देखना है। पहला, वायुमंडल में हरित गृह गैसें सूर्य से आने वाली प्रकाश का अवशोषण करती है और पृथ्वी की सतह पर प्रकाश के अवरक्त भाग को भेजती है, जिससे पृथ्वी पर तापमान प्रभाव पड़ता है। ये गलत हो जाएगा। बी कह रहा है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सूर्य से आने वाली प्रकाश का अवशोषण कर लेती हैं और पृथ्वी की सतह पर प्रकाश के पराबैंगनी भाग को भेजती हैं, जिससे पृथ्वी पर तापमान प्रभाव पड़ता है। ये भी गलत हो जाएगा। अगला, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी की गर्म सतह से मुक्त अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं और तब हरित गृह गैस अवशोषित अवरक्त किरणों को चारों दिशाओं में पुनः विकिरित कर देते हैं, जिससे पृथ्वी तापमान प्रभाव पड़ता है। ये सही हो जाएगा। और लास्ट है, वायुमंडल में हरित गृह गैसें पृथ्वी की गर्म सतह से उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं और तब हरित गृह गैस अवशोषित पराबैंगनी विकिरण को पुनः चारों ओर वितरित कर देते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। दरअसल हरित गृह गैसें क्या करती हैं? सूर्य से जो शॉर्ट वेव आती है पृथ्वी के वातावरण में, इसके बाद पार्थिव विकिरण जो लॉन्ग वेव के रूप में होता है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से जाती हैं, उसको जाने से रोक लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं और इससे क्या होता है? वायुमंडल में तापमान बढ़ता रहता है, जिसे तापमान प्रभाव कहते हैं और यह ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अहम पड़ाव होता है। हरित गृह प्रभाव के चरण को देखते हैं।
पहले चरण में क्या होता है, सूर्य से आने वाले विकिरण वायुमंडल को पार करते हैं। इसमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त और परावैंगनी किरणें सम्मिलित होती हैं। चरण दूसरे में क्या होता है, सूर्य से आने वाले विकिरण से पृथ्वी गर्म होती है। चरण तीसरे में पृथ्वी की गर्म सतह से अवरक्त विकिरण उत्सर्जित होती है। और चरण फोर्थ में क्या होता है, वायुमंडल में हरित गृह गैसें पृथ्वी की गर्म सतह से उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन क्रेडिट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है देखना है। पहला, यह स्वच्छ विकास तंत्र के रूप में जाना जाता है, सही है। इसका कारोबार किया जा सकता है क्योंकि यह उत्सर्जन व्यापार दृष्टिकोण पर आधारित है, यह भी सही है। एक कार्बन क्रेडिट 2 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है, ये गलत हो जाएगा। 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। कुछ क्षेत्रों में इसकी आलोचना होती है कि इस योजना का लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। आंसर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापन के क्या घातक प्रभाव हैं। पहला, ध्रुवीय हिम आवरण के पिघलने का परिणाम समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के रूप में निकलेगा, जिसका अर्थ मालदीव जैसे देशों पर विनाशकारी प्रभाव होगा, जो कि समुद्र का जल स्तर 3 मीटर बढ़ने पर पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, सही है। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादन स्तर में गिरावट आ सकती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निवास में परिवर्तन के साथ ही सूक्ष्म जीवों सहित पौधों व जंतुओं के प्रजातियों में बदलाव होगा, ये भी सही है। और लास्ट है, वर्तमान उत्पादक कृषि क्षेत्र सूखे में पीड़ित हो सकते हैं, जबकि ऐसे स्थानों पर वर्षा हो सकती है जो पहले रेगिस्तान थे, ये भी संभव हो सकता है। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है, जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, सही है। अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता परजीवियों और रोग वाहकों के लिए प्रतिकूल वातावरण पैदा करेगा, प्रतिकूल नहीं अनुकूल वातावरण पैदा करेगा। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है, कार्बन क्रेडिट के संबंध में देखना है कौन सा कथन सही है। कार्बन क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, ये सही है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा नगोया प्रोटोकॉल से अपनाई गई थी, ये गलत हो गया है। क्योटो प्रोटोकॉल में अपनाया गया था, न कि नगोया प्रोटोकॉल में। अगला है, भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX में इसका कारोबार किया जा सकता है, ये सही। अगर हमारे पास कार्बन क्रेडिट है तो हम MCX में जाकर इसको बेच सकते हैं। आंसर डी सही होगा, 1 और 3rd। तो भारत का MCX कार्बन क्रेडिट का व्यापार एशिया का प्रथम एक्सचेंज बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है, इको मार्क के लिए मानक यूनेप द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा तैयार किया जाता है इको मार्क। अगला, भारत में इको मार्क का परीक्षण और प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है, इको मार्क के लिए कार्बन क्रेडिट के समरूप प्रोत्साहन दिया जाता है, ये गलत हो जाएगा। आंसर बी होगा। इको मार्क के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय किया जाता है, जो कि इको मार्क के परीक्षण और प्रमाणन का कार्य भी करता है। कोई भी ऐसा उत्पाद जो इस प्रकार निर्मित किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है या अपघटित किया जाता है जिससे होने वाली हानि कम हो, तो पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचा सकता है, उससे पर्यावरण हितैषी उत्पाद के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। कहने का मतलब यह है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो पर्यावरण हितैषी हो, इको फ्रेंडली हो, उसे इको मार्क दिया जाता है, और यह भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 में अर्थ ओवरशूट डे के संदर्भ में। अर्थ ओवरशूट डे उस तारीख को मनाया जाता है जिस दिन एक वर्ष में पृथ्वी द्वारा पुनः उत्पन्न पारिस्थितिक संसाधनों एवं सेवाओं से मानव द्वारा की गई मांग अधिक हो जाती है, ये सही है। अगला, इसकी मेजबानी तथा गणना जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल
IPCC द्वारा की जाती है, ये गलत हो जाएगा। यह ग्लोबल फुटप्रिंट के द्वारा किया जाता है, आंसर बी होगा। दरअसल अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है कि यह इसकी कोई विशेष तारीख निर्धारित नहीं होती है। जब हम लोग पृथ्वी द्वारा पारिस्थितिक संसाधन और उनकी सेवाएं जो प्रोवाइड की जाती हैं, एक वर्ष में जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं उसको ख़त्म कर लेते हैं और एक्स्ट्रा जो रिसोर्स पारिस्थितिक तंत्र के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। उसी दिन अर्थ ओवरशूट डे के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी ओवरशूट दिवस उस तारीख को मनाया जाता है जिस दिन एक वर्ष में पृथ्वी द्वारा पुनः उत्पन्न पारिस्थितिक संसाधनों और सेवाओं से मानव द्वारा की गई मांग अधिक हो जाती है। यह ग्लोबल फुटप्रिंट के द्वारा मापन किया जाता है और इस दिवस का आयोजन किया जाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय विमर्श समूह या थिंक टैंक है। प्रत्येक वर्ष ओवरशूट डे की तिथि निर्धारित करने के लिए ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क उस वर्ष के उन दिनों की संख्या गिनता है जितने दिनों के लिए मानवता के पारिस्थितिक फुटप्रिंट के लिए पृथ्वी की जैविक क्षमता पर्याप्त है। वर्ष के शेष दिन वैश्विक ओवरशूट डे यानी क्षमता से पार चले जाना कहलाता है। पृथ्वी ओवरशूट दिवस का अभिकलन पृथ्वी की जैव क्षमता यानी उस वर्ष पृथ्वी द्वारा पुनः उत्पन्न कर सकने योग्य पारिस्थितिकीय संसाधनों की मात्रा में मानवता के पारिस्थितिकीय इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से भाग देकर और 365 वर्षों में से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापमंडलीय एरोसॉल इंजेक्शन कार्यक्रम के संदर्भ में देखना कौन सा कथन सही है। इस कार्यक्रम के तहत निम्न समताप मंडल में सल्फेट कणों का छिड़काव शामिल है, सही है। और यह वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की रणनीति है, ये भी सही है, आंसर सी होगा। सल्फेट कण सूर्य की रोशनी के विरुद्ध एक परावर्तक बाधक के रूप में कार्य करता है। सल्फेट कण सूर्य के प्रकाश का ऊपरी वायुमंडल में पुनः परिवर्तित कर पृथ्वी की औसत तापमान को कम करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर वैश्विक तापमान में कमी आ जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है, हरित जलवायु कोष GCF के संदर्भ में देखना कौन सा कथन सही है। यह केवल शमन के लिए है, ना कि अनुकूलन के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। हरित जलवायु कोष शमन और अनुकूलन दोनों के लिए है। दूसरा, यह मुख्य रूप से विकसित देशों द्वारा वित्त पोषित है, ये सही है, लेकिन विकासशील देश भी अपना योगदान दे सकते हैं। यह विशेष रूप से अल्प विकसित देशों और लघु द्वीपीय विकसित राज्यों पर केंद्रित है, ये भी सही है, आंसर सी होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि कौन से तरीके हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया को कम कर सकता है। पहला, उष्णकटिबंधीय धान के खेतों में वृद्धि, ये गलत हो जाएगा क्योंकि धान के खेतों में वृद्धि करने से मीथेन में उत्सर्जन होगा। मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी ना कि कम होगी। दूसरा है कार्बन फार्मिंग, ये सही है। पीठ भूमियों का पुनर्नवीकरण, पीठ भूमि एक प्रकार से वेटलैंड होता है, इनको रीस्टोर करने से ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकता है, ये भी सही है। फिर बायोचार अनुप्रयोग के द्वारा, ये भी सही है, आंसर सी हो जाएगा। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं।